हेलो गाइस, वेलकम टू ई स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। तो देखिए, सबसे पहला जो हम टॉपिक यहाँ पे उठाएंगे वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मतलब छोटे से छोटे छोटे स्मॉल, और ऑर्गेनिजम्स तो आप सभी को पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जितने भी, ठीक है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे इन साइज होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें बैक्टीरिया, वायरस, कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उन सभी को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो देखिए, चैप्टर शुरू करते हैं। अभी हम साथ साथ में रीड करेंगे, हम आप बुक खोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच आर नॉर्मली कैन नॉट सीन, जिनको हम देख नहीं सकते नॉर्मली, आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और दूसरा नाम क्या है इनका? माइक्रोब्स। फॉर एग्जाम्पल, यू मे ऑब्जर्व ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद अ ग्रेइश वाइट पैचेस। अब होता क्या है कि यूजुअली जब रेनी सीजन होता है ना, तो उसमें हमारा खाना बहुत ख़राब हो रहा होता है। वो खाना किस चीज़ के कारण ख़राब होता है? वो ख़राब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण, ठीक है ना। यहाँ पे एक ब्रेड की एग्जांपल दे रखी है कि रेनी सीजन में अगर आप ब्रेड थोड़ी देर बाहर रख दोगे, बाहर मतलब बारिश में नहीं रखनी है आपको, खुले में, मतलब रसोई में रख दो आप ऐसे ही खोल के, ठीक है, और फ्रिज वगैरह में ना रखो उसको, तो 2-3 दिन बाद क्या होगा कि उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, ग्रेइश वाइट कलर की एक लेयर बन जाती है, पैचेस बन जाते हैं, जिसके कारण जो ब्रेड है वो थोड़ी फॉल स्मेल करती है, मतलब थोड़ी सी स्मेली हो जाती है वो, और खाने में भी वो ठीक नहीं लगती, ठीक है। मतलब वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी होगी। वो ख़राब होती है बिकॉज उसके ऊपर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाते हैं, जो कि उसको स्पॉइल्ड आउट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्पॉइल कर देते हैं उस चीज़ को, ठीक है। स्पॉइल मतलब क्या होता है हमारे पास? स्पॉइल मतलब होता है उस चीज़ का ख़राब होना, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। चलिए अब आगे देखते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बेसिकली उन्हें कैटेगराइज किया गया है 4 मेजर ग्रुप्स में, ठीक है जी। कौन से 4 मेजर ग्रुप्स हैं? तो वो है बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और एल्गी, ठीक है। ये 4 मेजर ग्रुप्स हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बांटा गया है। ये आपका क्वेश्चन भी है, तो आपको ये पॉइंट अंडरलाइन कर लेना है। मैं जो जो पॉइंट्स आपको बताता जा रहा हूँ, आप प्लीज़ बुक में अंडरलाइन करते जाइएगा, और उन्हीं से आपके नोट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है वायरसेस। वायरसेस, अभी हम जो 4 कैटेगरीज पढ़ी है ना, ठीक है, उनके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब होता है वेरी स्मॉल, जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है। बट दे डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट ये बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं। हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं या पैदा होते हैं, ये रिप्रोड्यूस होते हैं होस्ट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ठीक है। मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है? जिनके अंदर, जैसे हम लोग हैं, हमें अगर कोई बीमार बंदा मिलता है, अगर हम उसके कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर भी वो जो बैक्टीरिया है, हार्मफुल बैक्टीरियाज है या वायरस है, वो जा सकता है, ठीक है। तो हम उस वायरस के लिए क्या हो गए? होस्ट बॉडी हो गई। या वो पर्सन उस वायरस के लिए क्या था? होस्ट बॉडी था, जिसके बॉडी के सेल्स के अंदर वो वायरस घुस जाता है, ठीक है, उसे होस्ट ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, ठीक है। तो वो इनमें से कोई भी हो सकता है। सम ऑफ वायरसेस एज शोन, वो नीचे आपको शो कर रखा है फिगर 2.5 में, आप देख सकते हैं। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जिसको हम फ्लू भी बोलते हैं, एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरसेस। तो ये कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बीमारियां पैदा करते हैं। कैसी बीमारियां हो सकती हैं? वो कोल्ड हो सकता है, जुकाम हो सकता है, इन्फ्लुएंजा फ्लू हो सकता है किसी तरह का, ठीक है, और कफ यानी कि खांसी हो सकती है, और सीरियस डिजीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स। पोलियो और चिकन पॉक्स ये भी क्या है? किसके द्वारा किए जाते हैं, किसके द्वारा होते हैं? दैट इज वायरसेस। और वायरसेस क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है।
द डिजीज लाइक डायसेंट्री, मलेरिया कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। अब कौन सी डिजीज प्रोटोजोआ से हो रही है? प्रोटोजोन्स या प्रोटोजोआ, सिंगुलर प्यूलर का फर्क है, ठीक है। तो डिजीज लाइक डायसेंट्री और मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। वेर एज टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी बोलते हैं, ठीक है, आर बैक्टीरियल डिजीज, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कौन कौन सी? टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ आपके पास फिगर्स हैं। बैक्टीरिया इस तरह का होता है, देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया की दोनों फिगर्स बता रखी हैं। उसके बाद ये एल्गी है, ठीक है, नाम है स्पायरोजेरा, ठीक है। और प्रोटोजोआ कौन कौन से? अमीबा, पैरामीशियम। उसके बाद ये फंगई, ठीक है ना, तो ब्रेड मोट्स हो गए और पेंसिलियम हो गया और एस्परजिलस, ठीक है जी, ये सारे हैं फंगाई। चलिए, और ये हैं वायरसेस, जैसे अभी अभी कोरोना वायरस आया, ठीक है ना, तो वैसे ही वायरसेस होते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल कोरोना जैसा लग रहा है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग टाइप के वायरसेस होते हैं जो डिजीज कॉजिंग होते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गाई, प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर। मतलब कुछ जो होते हैं सिंगल सेल्ड होते हैं, मतलब उनकी बॉडी के अंदर और कोई सेल नहीं, एक ही सेल से बने होते हैं और बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। और कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर, जिनकी बॉडी के अंदर काफ़ी अलग अलग तरह के सेल्स जो होते हैं पाए जाते हैं, ठीक है। अब उसने बोला मैनी एल्गाई एंड फंगाई, आप यहाँ से इसको देखोगे, मैनी एल्गाई एंड फंगाई दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, वो किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, मतलब वो किसी भी तरह में, चाहे जितनी मर्जी सर्दी हो, जितनी मर्जी गर्मी हो, वो किसी भी तरह के टेम्परेचर, क्लाइमेट, एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो रेगिस्तान से लेके मैशी लैंड्स तक में कहीं पे भी रह सकते हैं। मैशी लैंड्स होता है जहाँ पे बहुत सारा जंगल हो, ठीक है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड अ बॉडी ऑफ एनिमल्स, वो जो है एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, ह्यूमंस के अंदर भी पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल दे एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ग्रो करते हैं ऑन अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो दूसरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं वाइल फ्री एग्जिस्टेंस के लिए। तो ये हो गया कि कहाँ पे लिव करते हैं, वो रहते हैं कहाँ पे, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, इस टॉपिक में देखिए, अब ये इंपॉर्टेंस बताता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और क्यों नहीं ज़रूरी है। कहाँ पे वो फ्रेंड है, कहाँ पे वो फो है, ठीक है ना। फ्रेंड का मतलब है दोस्त है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और फो का मतलब होता है कि वो दुश्मन है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। आपने अक्सर दूध से दही बनाया होगा, ठीक है। तो दूध से दही बनाने के लिए भी आप दूध में हल्का सा दही डालते हो। दही में क्या होता है, कई सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। और वो माइक्रोब्स हेल्प करते हैं बेसिकली दूध को कन्वर्ट करने के लिए दही में। तो यहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है जो दूध से दही बना रहे हैं, तो मतलब ये हमारी हेल्प कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, हमें बीमारी लगती है उनसे, ठीक है। तो वहाँ पे वो हमारे दुश्मन है, मतलब कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं हमारे लिए। तो इसीलिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फ्रेंड एंड फो बोलते हैं, मतलब हमारे दोस्त भी हैं कई, कई हमारे दुश्मन भी हैं उनमें से, ठीक है। तो यहाँ पे इस पैरा में आपको यही सब बता रखा है। अब मैंने दही वाली एग्जांपल दी थी तो वो भी आपके पास होगा, है ना। कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग, अभी पहले फ्रेंडली नेचर का बता रखा है, ये देखिए यहाँ पे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कि वो हमारे दोस्त किस तरह से हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आते हैं हमारे, ठीक है। जैसे कि कुछ जो है हमारे प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, यानी कि दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। और दूसरा है दे आर ऑल्सो यूजिंग क्लीन अप आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को भी साफ रखने में हेल्प करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि अगर कोई कुत्ता मर गया है
तो उसकी जो लाश है अगर वो डिकम्पोजर्स के द्वारा ख़त्म ना हो, डिकम्पोजर्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर उनके द्वारा उसकी लाश को डिकम्पोज ना किया जाए तो उसका जो जर्म्स होंगे, बैक्टीरियाज होंगे, वो पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे मिट्टी के अंदर अगर हम किसी लाश को दबाते हैं, ठीक है, तो उस लाश को मिट्टी के अंदर जो हल्के के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऐसे जो दूसरी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ख़त्म कर देते हैं ताकि वो जर्म्स और पैदा ना कर पाएँ, ठीक है ना, और उनसे कोई और बीमारी ना हो पाए, तो वो हमारी हेल्प करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ऑल्सो दे ऑल्सो यूज इन क्लीन अप ऑफ द इन्वायरमेंट, तो हमारे इन्वायरमेंट को साफ रखने में हेल्प करते हैं क्योंकि वो वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, ठीक है ना, और ब्रोक डाउन कर देते हैं उनको हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंसेस में। आपने केंचुए के बारे में सुना होगा कि अगर उसको मिट्टी के अंदर छोड़ते हैं तो वो मिट्टी से खाद बना देता है अच्छे से, ठीक है ना। उसको गंद में अगर हम डाल दें, ठीक है, तो वो गंद में से जो ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको खा के, यानी कि जो वेस्ट होता है, किचन वेस्ट होता है, काऊ डंक होता है, इन सभी को खा के अच्छी खाद जो है वो बना के देता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्स कर देता है, मतलब मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको बचा के बना के रखता है वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फ्रेंडली वाला। अभी और भी देखते हैं, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड में आपको बता रखा है कि कर्ड जो है उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक है। कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस, जो प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड को। इसीलिए हम दही को हल्का सा एक चम्मच दही अगर हम एक पूरे पतीले दूध में डाल दें तो अगले दिन जब हम देखेंगे उसको तो वो दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है, दूध की हेल्प से वो कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा दही में, ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना कि लैक्टोबैसिलस जो है वो दूध से दही बनाने में हेल्प करता है, ये बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। बैक्टीरिया ऑल्सो इन्वॉल्व्स द मेकिंग ऑफ चीज़, चीज़ बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। कई सारे पिकल्स यानी कि अचार बनाने में भी हेल्प करता है और अदर फूड आइटम्स को भी बनाने में हेल्प करता है। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा यानी कि सूजी का जो एक इंग्रेडिएंट है, इडली, भटूराज इज़ अ कर्ड। इन सभी को फ्लफ़ी बनाने में जो दही है वो यूज़ होता है, ठीक है। इडली और भटूरे को फ्लफ़ी बनाने के लिए, फ्लफ़ी पता है ना आपको, फूल थोड़ा फूला सा होता है वो, ठीक है, तो खाने में टेस्टी बनने तक और वो थोड़ा सा फ्लफ़ी सा रहे, तो कर्ड जो है इसमें यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली इसमें ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जो हेल्प करता है इस चीज़ को फ्लफ़ी बनाने में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको बताया गया यहाँ पे कि वो जो हम लैक्टोबैसिलस है वो हेल्प करता है वहाँ पे। अब यहाँ पे ईस्ट के बारे में बता रखा है, ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, द बबल्स ऑफ द गैस फिल्स द डॉ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम्स, जिसके कारण वो चीज़ फ्लफ़ी बन जाती है। तो इसीलिए ब्रेड इंडस्ट्री में ईस्ट को यूज़ करते हैं। ईस्ट भी क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको जब हम किसी चीज़ के साथ मिक्स करके डाल देते हैं तो वो उसको फ्लफ़ी बनाता है, क्योंकि ईस्ट को जब हम बर्न आउट करते हैं, उसको जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। CO2 जो है वो छोटे छोटे छेद कर देती है उस चीज़ में, जिसके कारण वो चीज़ के अंदर फ्लफ़ीनेस आ जाती है, ठीक है। तो केक और ब्रेड बनाने में यूज़ हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ कमर्शियल यूज़ बता रखे हैं कि अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड को बनाने में, यानी कि सिरका को बनाने में भी कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं। और ईस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होती है अल्कोहल और वाइन बनाने में, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices, तो इन सभी में यूज़ होती है, वो प्रेजेंट होती है, सॉरी। नेक्स्ट है मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मेडिकल यूज़ भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में, तो आपको यहाँ से देखना है वो, ठीक है। वो कह रहे हैं कि कई सारे एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। अब एंटीबायोटिक्स क्या है? देखिए, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं, तो उनको किल करने के लिए, उनका असर ख़त्म करने के लिए हम कुछ ऐसे
एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ लेते हैं जो उनको किल करते हैं, ठीक है ना। तो एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज पेंसिलिन, द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कहाँ से मिलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलते हैं। और ये क्या करते हैं, यहाँ से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, द मेडिसिन दैट किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। मैं आपको टिक लगाता हूँ कहाँ से कहाँ तक आपको डेफिनेशन मिलेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको शुरू करनी है। These medicines that kills and stop the growth of disease causing microorganisms are called antibiotics। अब एंटीबायोटिक्स आप पढ़ोगे, इतना ही आप पढ़ लोगे काफ़ी है, बट साथ में एक चीज़ जरूर ऐड करना कि हमें जो एंटीबायोटिक्स है वो डॉक्टर की प्रिकॉशंस के बगैर नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। ओवरडोज नहीं करनी चाहिए उसको, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप साथ में लिख लोगे, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बता दूं कहाँ पे है वो, ठीक है। आप ये रहा, ठीक है। तो आप एंटीबायोटिक्स डॉक्टर की प्रिकॉशन के बगैर नहीं लेंगे, तो आप ये पैरा जरूर पढ़ेंगे। यहाँ से आपको बता रखा है कि उसको ओवरडोज नहीं करना है, ठीक है। और विदाउट प्रिकॉशन नहीं खाना है, कितनी खानी है कितनी नहीं, तो वो सब डॉक्टर की निगरानी में ही आपको खानी है अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैक्सीन्स। वैक्सीन्स होता है जैसे छोटे बच्चे को इंजेक्शंस लगते हैं, पोलियो के इंजेक्शन लगते हैं, है ना, और भी कई सारे अलग अलग इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, उन सभी को हम बोलते हैं वैक्सीन्स, ठीक है जी। तो इस पैरा में हमें क्या है, देखिए, व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर इन आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। जब हमारी बॉडी के अंदर कई सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर करते हैं जो डिजीज पैदा कर सकते हैं, तो हमारी बॉडी जो है अपने आप ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू करती है ताकि वो उससे लड़ सके, ठीक है ना। बीमारियों से लड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, और वो भी कई सारी छोटी छोटी बीमारियों को किल कर सकते हैं। पर जो बड़ी बीमारी होगी जिनको हमारे एंटीबॉडीज किल नहीं कर पाते, उनके लिए हमारे पास जो है मेडिसिनल यानी कि वैक्सीन्स जो है होनी ज़रूरी है। तो इसीलिए छोटे बच्चों को पहले वो वैक्सीन्स लगाई जाती हैं ताकि वो जो बड़ी बीमारियां हैं जिनसे हमारी बॉडी नहीं लड़ सकती है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसकी कम होती है। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो वो किनको हो रहा है? जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, यानी कि सबसे छोटे बच्चों को या फिर सबसे बड़े बुजुर्गों को, ठीक है, क्योंकि इनका ही इम्यून सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। तो इसीलिए इन लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन्स दी जाती हैं, ठीक है। वैक्सीन समझ गए आप लोग ना? वैक्सीन ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जो हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी वैक्सीन जो है कहाँ कहाँ पे काम करती है? सेवरल डिजीज लाइक कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, तो इन सभी के लिए हमें अलग अलग वैक्सीन्स की ज़रूरत पड़ती है। और चाइल्डहुड से ही हमें जैसे पोलियो का इंजेक्शन लगाया जाता है, वो आपको यहाँ पे बता रखा होगा, ये रहा पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में बता रखा है कि आपको पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, वो भी एक वैक्सीन ही है जो हमें पोलियो से बचा के रखती है, ठीक है। तो वर्ल्ड कैंपेन की जाती है स्मॉल पॉक्स के लिए, ठीक है, ये भी आपको पढ़ लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे आपके पास वैक्सीन का पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को किस तरह से इम्प्रूव करते हैं। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। देखो होता क्या है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहनी चाहिए, ठीक है। उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाने के लिए कुछ बैक्टीरियाज जो है वो हेल्प करते हैं, जिसके कारण जो मिट्टी है उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्स रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये रहा आपके पास साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो बेसिकली मिट्टी के अंदर, ये देखने में ऐसी होती है, ठीक है। तो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करती है। तो आपका ये NCERT का क्वेश्चन भी है, नेम अ बैक्टीरिया विच फिक्स द नाइट्रोजन इन द सॉइल, ठीक है। तो वो कौन सी है? ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया।
नेक्स्ट है क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। ये भी हमने पहले पढ़ लिया कि कई सारे तरह के वेस्ट को रिमूव करता है, ठीक है, मैन्योर्स में कन्वर्ट कर देता है। मैन्योर क्या होती थी? ऑर्गेनिक खाद जो होती है, ठीक है, उसे बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। कई सारे वेजिटेबल वेस्ट और फ्रूट वेस्ट वगैरह जो होते हैं, जो गार्डन में भी पाए जाते हैं और फील्ड्स में भी मिलते हैं, उन सभी को वो खाद में कन्वर्ट करते हैं। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट करते हैं उनको, ठीक है। बेसिकली डीकम्पोजर्स बोला जाता है इनको, इसीलिए वो डीकम्पोज का काम करते हैं वो। यहाँ पे सारा वो आपको बता रखा है कि किस तरह से कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो डीकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कन्वर्टिंग देम इनटू अ सिंपल सब्सटेंसेस एंड दीज सब्सटेंसेस कैन यूज्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है, फॉर अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ से यहाँ तक आप इस पैरा का जो मेन सार है वो आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं इसके बारे में। अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कई तरह से हमें या प्लांट्स को, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स को, दोनों को हार्म कर सकते हैं, ठीक है ना। मेन रीज़न ये है कि ये डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें हार्म करते हैं वो होते हैं डिजीज़ कॉजिंग। प्लांट्स को भी वो हार्म करते हैं, हमारे खाने को भी स्पॉइल करते हैं। जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको बोलते हैं पैथोजेंस, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ, ठीक है जी। तो डिजीज़ कॉजिंग microorganisms are called pathogens. Disease causing microorganisms are called pathogens. Some microorganisms spoil food, क्लॉथिंग, लेदर, ये सबको भी खराब करते हैं, ठीक है ना। और भी कई सारी हार्मफुल एक्टिविटीज करते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रोजम इन ह्यूमंस, तो ह्यूमंस के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि कई सारी डिजीज जो है जिनको हम कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, मतलब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकती है। एक अनहेल्थी पर्सन से जो डिजीज हेल्थी पर्सन में जा सकती है बाय एयर, फूड, वाटर, ठीक है, या फिजिकल कांटेक्ट, उन सभी डिजीज़ को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। और ये ज़्यादातर जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं ये होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हवा में, पानी में, खाने में या फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू एक हेल्थी पर्सन अनहेल्थी पर्सन से हेल्थी पर्सन के ओर जा सकता है। तो ज़्यादातर जो डिजीज़ है जैसे कि ये कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, ये हवा से, पानी से, खाने से और फिजिकल कांटेक्ट से बढ़ सकता है एक अनहेल्थी पर्सन से हेल्थी पर्सन में, ठीक है, अनहेल्थी से हेल्थी में जा सकता है, ठीक है। और ऐसी सारी डिजीज़ जो अनहेल्थी से हेल्थी में जा सकती है थ्रू एयर, वाटर, फूड, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। और उसकी एग्जांपल्स क्या होगी? कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारी उसकी एग्जांपल्स हो गई हैं, ठीक है जी। तो कोई आपके पास अगर छींकता है या खांसता है या आप किसी का जूठा खा रहे हो जिसको, जो बीमार है, तो आप भी बीमार पड़ जाओगे। कारण क्या होगा कि आपके जो उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे थ्रू एयर, वाटर, या फिर फिजिकल कांटेक्ट से, या फिर एयर, वाटर, फूड से, ठीक है ना। तो वो एक हेल्थी पर्सन अनहेल्थी पर्सन से हेल्थी पर्सन में एंटर कर सकते हैं। द वायरसेस में एंटर बॉडी The viruses may enter the body of a healthy person while breathing causes infection. अगर हम किसी ऐसे बंदे के पास खड़े हैं जिसको जुकाम है, खांसी है, तो उसके अगर सांस जो वो हमारे पास ले रहा है, ठीक है, तो हमें भी उससे इन्फेक्शन जो है वो हो सकती है, उसके वायरस हमारी बॉडी के अंदर भी एंटर कर सकते हैं। कोरोना वायरस के टाइम में आप सभी को पता है कि जो बीमार आदमी है उसको मास्क क्यों पहना जाता है? ताकि उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी के अंदर जो वायरसेस हैं वो हवा में या पानी में या खाने में ना जाएं, जिसके कारण और लोग बीमार ना हो सके, ठीक है जी। तो चलिए आगे यहाँ पे चलते हैं। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने के लिए इंसेक्ट्स और एनिमल्स भी हेल्प करते हैं, जिनको हम बोलते हैं कैरियर्स ऑफ डिजीज़, ठीक है। कैरियर्स ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे मच्छर, ठीक है जी, मच्छर हो गया, मक्खियाँ हो गई, ये सारी जो है ये भी कैरियर्स होती है जो डिजीज़ को फैलाने में हेल्प करती हैं। अब होता क्या है कि अगर किसी अनहेल्थी
पर्सन की बॉडी पे मच्छर बैठ के उसको काट लेता है, उसका खून चूस लेगा। फिर किसी हेल्थी पर्सन के पास वही मच्छर जाके उसको भी काट लेता है, तो खून का ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे भी। तो जो इसके वायरसेस थे जो इसके खून के थ्रू इस मच्छर के अंदर गए, वो मच्छर फिर आपकी बॉडी में, हेल्थी पर्सन की बॉडी में जाएगा, तो वो जो वायरस है वो इसकी बॉडी में भी एंटर कर जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है वो बीमारी फैल सकती है, और ये होते हैं कैरियर्स ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। तो इसीलिए हम कहते हैं कि खाने को अच्छे से ढक के रखिए, अपने रात को सोने से पहले ऑल आउट या मॉस्किटो राइडर्स को यूज़ कीजिए, ठीक है ना। तो मक्खियों को खाने पर ना बैठने दीजिए। ये सारी रीजंस होते हैं बेसिकली जिनसे हमें बीमारियां हो सकती हैं। यहाँ पे आपके पास बता रखा है, एक फीमेल एड मॉस्किटो एक्ट्स कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। आपने सुना होगा इसको डेंगू हो या, ठीक है ना। तो डेंगू भी एक मच्छर के द्वारा होता है। वो कौन सा मच्छर होता है? फीमेल एडिस, ठीक है जी। तो ये फीमेल एडिस की एक को फोटो बता रखी है, ठीक है। इस तरह का जो मच्छर है अक्सर बारिश के बाद के सीज़न में पाया जाता है, अक्सर गर्मियों में देखा जाता है, ठीक है। जो जिससे मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैलती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि डेंगू कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो नहीं कह सकते, कौन से कैरियर्स के द्वारा फैलाया जा सकता है, ठीक है ना, या फैल सकता है। ज़्यादातर जो मॉस्किटोज होते हैं वो पानी में अपने अंडे देते हैं, आप सभी को पता है। इसलिए कहते हैं कि पानी को एक जगह कहीं पे कूलर्स में, टायर्स में, जो खुले टायर्स पड़े होते हैं, ठीक है, फ्लावर पॉट में इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। टीवी में भी कई बार आपने ऐड पढ़ी होगी, ठीक है ना। अपने आसपास को साफ रखना चाहिए ताकि मच्छर मक्खियाँ जो है वो ब्रीड ना कर पाएँ, क्योंकि ब्रीडिंग से मच्छर की तादाद बढ़ती है। चलिए आगे चलते हैं। और इनकी ब्रीड अगर बढ़ेगी तो मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां भी और बढ़ सकती हैं। यहाँ पे आपको एक टेबल दे रखा है, ये टेबल आपको कॉपी में एज इट इज़ बनाना है और इसको याद भी रखना है, ठीक है। आपको बता रखी कौन सी ह्यूमन डिजीज़ किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है और किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन से होती है, हवा से, पानी से, है ना। और इसको कैसे रोका जा सकता है, प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स कौन से हैं। सबसे पहली डिजीज़ है ट्यूबरकुलोसिस। ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है, हवा के थ्रू फैलती है, ठीक है जी। और इसमें क्या है कि जो पेशेंट है उसको कम्प्लीटली आइसोलेशन में रखा जाता है। आइसोलेशन वर्ड से याद आ रहा है फिर से कोरोना। सो बेसिकली आजकल हम लोग घरों में बैठे हैं, किसकी वजह से है? ताकि हम आइसोलेट, एक दूसरे से अलग अलग रहें, ताकि जो बीमारी किसी एक बंदे को हो सकती है वो दूसरे को ना हो। इसे हम आइसोलेशन बोलते हैं। तो पेशेंट को अलग से रखा जाता है कैबिन में और उसको प्रॉपर वैक्सीन की जाती है, दवाइयाँ दी जाती हैं, ठीक है ना, ताकि वो बच सके। मिसल्स हो गया, ये वायरस के द्वारा होती है, एयर के थ्रू फैलती है, ठीक है। इसका भी जनरल प्रिकॉशन, सभी इन सभी के लिए ये सेम जनरल प्रिकॉशंस है। चिकन पॉक्स वायरस के थ्रू होता है, एयर और कांटेक्ट से होता है। पोलियो जो है वायरस और एयर और वाटर से होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉलरा। कॉलरा जो है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये वाटर और फूड से होती है, ठीक है। तो जो भी हम गंदा पानी या फिर गंदा खाना खाएंगे, ठीक है, तो उससे ये कॉलरा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है ना। और हाइजीनिक फूड रखना चाहिए, अपने खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे। खाना जो अच्छे से पका होना चाहिए, कच्चा खाना नहीं खाना है हमें, ठीक है। पानी जो पीना है वो अच्छे से साफ़ होना चाहिए और वैक्सीन लेनी चाहिए। इस तरह से हम इससे बच सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो है एक वायरस डिजीज़ है, पानी से होती है ये, ठीक है ना, पानी के थ्रू फैलती है ये। और ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, इससे बचने के लिए हमें पानी को उबाल के पीना चाहिए और प्रॉपर वैक्सीन लेनी चाहिए। मलेरिया जो है एक प्रोटोजोआ डिजीज़ है, मॉस्किटोज के द्वारा होती है, सभी को पता ही है, ठीक है। तो सोने से पहले एक तो मॉस्किटो नेट लगानी चाहिए हमें, ठीक है, या फिर रेपलेंट्स लाने चाहिए, जैसे ऑल आउट वगैरह ऑन करना चाहिए। एक मॉस्किटो स्प्रे भी आती है, इंसेक्टिसाइड्स बोलते हैं उनको, ठीक है। और पानी नहीं इकट्ठा देने ने कहीं पे भी आसपास कूलर में या कहीं जो आपके पॉट्स होते हैं वहाँ पे पानी नहीं इकट्ठे होने दोगे तो इन चीज़ों से बच के रहोगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास एक टेबल जिसमें आपके बता रखे कौन कौन सी डिजीज़ कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है, कौन सा उसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और किससे उसको उससे बचा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, दैट इज डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन एनिमल्स एंड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन प्लांट्स। ये मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। कारण ये है, मैंने अभी तक आपको जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया वही सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी। थोड़ी सी एक बार डिस्कशन कर ही लेते हैं जल्दी से, ठीक है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डू नॉट कॉज
only cause disease in humans and plants, but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by bacterium. फुट एंड माउथ डिजीज होती है ऑफ कैटल की, ठीक है, इसे बोलते हैं एंथ्रेक्स। एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलाई जाती है या होती है। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोजम इन प्लांट्स के में अगर हम देखें तो कई सारे प्लांट्स को भी अलग अलग डिजीज़ होती हैं। आप सभी ने देखा होगा कि अगर हम फसल लगाते हैं तो उसमें प्रॉपर पैदावार नहीं हो पाती है क्योंकि फसल को कीड़ा लग जाता है। वो कीड़ा एक्चुअली में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में है, ठीक है, जिसके कारण प्रॉपर ईल्ड नहीं हो पाती है, मतलब जो फसल है वो अच्छे से ग्रो नहीं होगी, जितना उसको फल मिलना चाहिए वो नहीं दे पाती है, ठीक है। उसके सारे न्यूट्रिएंट ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ख़त्म कर देते हैं। चलिए जी, तो यहाँ पे आपके पास प्लांट डिजीज़ के बारे में बता रखा है, सिट्रिक कैंकर, ठीक है जी, तो ये बैक्टीरिया डिजीज़ है जो एयर से ट्रांसपोर्ट होती है। रस्ट ऑफ व्हीट, ये एक फंगाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होती है, एयर और सीड्स के द्वारा ये फैलती है। येलो वेन्स और मोसेक ऑफ हिंदी जिसको ओकरा बोला जाता है, ये एक वायरस डिजीज़ है, इंसेक्ट्स के द्वारा ये लगती है प्लांट्स में, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ प्लांट्स, ठीक है। अब खाने पे देखते हैं, फूड पॉइजनिंग। अब आप सभी यूजुअली क्या होता है कि जब हम ज़्यादा एसिडिक खाना खा लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। एसिडिक खाने में बैक्टीरिया की मात्रा कई बार ज़्यादा होती है जिसके कारण वो हमें कई सारे वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है, ठीक है, या लूज मोशंस लग जाते हैं। तो ये सारा जो है बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसा हमारे पेट में पैदा हो जाता है जो हमें अच्छे से खाने को पचाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, ठीक है। तो ऐसे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो खाने को ख़राब करते हैं, पॉइजन बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। और ये भी किससे हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और अगर ये ज़्यादा अमाउंट में हो जाए फूड पॉइजनिंग हमें, तो हमारी सडन डेथ भी हो सकती है, ठीक है। फूड प्रिजर्वेटिव्स। अब ये फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या है, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो खाने को, जैसे मैं बोलूँ अगर आप दाल को अगर कटोरी भर के अगर रात को रख देते हो और सुबह तक वो दाल फॉल स्मेल करेगी, बहुत गंदी सी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो होता क्या है कि उस खाने के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं जो हमारे खाने को ख़राब करते हैं। बट अगर मैं उसी खाने को उठा के फ्रिज में रख दूँ, फ्रिज में रखने के बाद उसको सुबह उठ के जब दोबारा उसको गर्म करूँगा तो वो जो दाल है वो ख़राब नहीं होगी, फॉल स्मेल नहीं करेगी। उसका कारण क्या है कि उसके अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा ही नहीं हो पाएगा। तो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो खाने को स्पॉइल होने से यानी कि ख़राब होने से बचा के रखते हैं। उन सारे केमिकल्स को हम लोग बोलते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स। जैसे आप लेज़ के पैकेट खोलते हो तो उसके अंदर एक गैस भरी होती है जिसको हम नाइट्रोजन गैस बोलते हैं, जो उसको, क्योंकि देखो लेज़ जब बनता है फैक्ट्री में, ऑस्ट्रेलिया में सपोज करो फैक्ट्री है, तो ऑस्ट्रेलिया से अगर इंडिया में आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में आएगा तो एटलीस्ट उसको सपोज करो 1 मंथ का टाइम लग गया। अब 1 मंथ तक वो जो पैक्ड फूड था हमारे पास वो बिल्कुल फ्रेश आए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसकी जो ख़राब होने की ग्रोथ है उसको कम करना पड़ेगा। तो उसी के लिए हम लोग उसमें नाइट्रोजन फ्लश करते हैं, ठीक है जी, मतलब नाइट्रोजन गैस को फिल अप कर देते हैं जिसके कारण जो है वो खाना ख़राब नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ऐसे सारे केमिकल्स को हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। तो आप इस पैरा में ये सारा कुछ पढ़ोगे अच्छे से, फिर भी कुछ ना समझ आए तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। आगे चलें। अब प्रिजर्वेशन के कुछ केमिकल मेथड बता रखे हैं आपको। Salt and edible oils, commonly chemical generally used to check the growth of microorganisms, therefore they are called preservatives, ठीक है जी। तो मतलब कुछ सॉल्ट्स और एडिबल ऑयल्स जो होते हैं वो, जैसे आप अचार बनाते हो, अचार में क्या डालते हो, आप सरसों का तेल डाल देते हो। सरसों के तेल के कारण वो जो अचार है उसकी लाइफ बढ़ जाती है, मतलब वो जो अचार महीने में ख़राब हो जाता उसकी लाइफ अब बढ़ गया, वो 6 महीने भी चलेगा, ठीक है। तो ऐसे सारे केमिकल्स को हम प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं, सिंपल है। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू द पिकल प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैदा नहीं होने देंगे, ठीक है। तो होने नहीं देंगे तो वो खाना ख़राब नहीं होगा ज़्यादा देर तक, ठीक है, और खाने को बचा के रखा जा सकता है। कुछ जैम्स में भी हम प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, ठीक है।
उसकी स्पॉइलेज को रोकने के लिए। जो आपका नमक है वो बेसिकली मीट और फिश जैसे कई सारे जो फूड होता है फिश और मीट जैसा, उसको प्रिजर्व करने में हेल्प करता है, कॉमन सॉल्ट जो होता है, ठीक है। सॉल्ट इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज एंड टैमरिंड एक्सेट्रा, ठीक है जी। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, जैम्स, जेलीज, स्कैशेज आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। शुगर भी एक प्रिजर्वेटिव का काम करती है जो मॉइस्चर को रिड्यूस करती है, ठीक है ना। अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस जगह पे पैदा नहीं हो पाएंगे और खाना आपका ख़राब नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऑयल एंड विनेगर भी जो है वो भी प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। जैसे आपने पिकल्स का पढ़ा होगा कि अचार में जो है वो ऑयल्स और विनेगर डालते हैं ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक दे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अब देखो मैंने आपको फ्रिज वाली एग्जांपल दी थी ना, तो बिल्कुल यहाँ पे वही चीज़ बता रखी कि खाने को ठंडे जगह पे स्टोर करके रखना चाहिए, ठीक है, जिसके खाना खाने के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा ना हो पाए। अब यहाँ पे बोला है pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. The milk is heated above 70 degree Celsius for 15 to 30 minutes and then suddenly chilled and stored. By doing so, it prevent growth of microorganisms. This was discovered by Louis Pasteur and called pasteurization. मतलब pasteurization एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग दूध को ख़राब होने से बचाते हैं। आप सभी लोग दूध वाले से दूध जब लेते हो तो उसको पहले उबालते हो, उबाल के उसको कुछ देर के लिए ठंडा करते हो, ठंडा करने के बाद फिर उसको फ्रिज में रखते हो, ठीक है ना। ये जो प्रोसेस है ये वही प्रोसेस है, उसी को हम बोलते हैं पॉस्चराइजेशन। और पॉस्चराइज मिल्क क्या होता है, जिसके अंदर माइक्रोब्स पैदा नहीं हो सकते। स्टोरेज एंड पैकिंग सॉरी। अब स्टोरेज एंड पैकिंग में मैंने नाइट्रोजन वाली एग्जांपल दी थी आपको, है ना। तो वही सारा आएगा कि जितने भी हम लोग दालें वगैरह या सब्जी वगैरह बना के किसी और जगह पे भेजनी है हमें, जैसे पैक्ड फूड मिलता है हमें, ठीक है, तो दूसरी कंट्रीज़ में अगर उसको भेजना है तो उसको पहले नाइट्रोजन से फ्लश करना पड़ेगा। ऐसे अगर ड्राई फ्रूट्स है, इवन वेजिटेबल्स हैं, तो इनको भी सील किया जाता है एयर टाइट कंटेनर्स में ताकि वहाँ पे माइक्रोब्स पैदा ना हो सकें। नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली आप क्लास 6 और 7th में भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। तो बैक्टीरियम राइजोबियम जो है इसके द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन की जाती है, ठीक है ना। और ये प्लांट हैं, पल्सिस के जितने भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर इनके जो रूट्स होते हैं वहाँ पे नोड्स होती हैं, और जो नोड्स हैं जहाँ पे मिट्टी और ये नोड्स मिलके नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम है। ये देखिए यहाँ पे ये रूट्स जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगी। अब नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। नाइट्रोजन साइकिल के लिए आप लोग ये 3 पॉइंट्स जो हैं मेन मेंशन करोगे। आप अगर बुक में देखोगे काफ़ी लंबा पॉइंट है, पर मैं आपको सिंपल और शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग पहले नाइट्रोजन साइकिल ड्रॉ कर दोगे यहाँ पे, ठीक है ना, कॉपी के अंदर नाइट्रोजन साइकिल बना लेना, और उसके साथ ये 3 पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। पहला पॉइंट क्या है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रिसाइड्स इन अ रूट्स नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स, जो आपको बताया था हमने, जो पल्सिस होती हैं, ठीक है। दे कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर इनटू द सॉइल, और वो क्या करती है, इनकी जो रूट्स होती हैं वहाँ पे नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, हवा में से लेके वो सॉइल के अंदर पहुँचाती हैं, एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, जिसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के अंदर जो फिक्स करते हैं बेसिकली नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर, ठीक है ना, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, और वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड के अंदर। अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इस नाइट्रोजन को प्रेजेंट इन द सॉइल को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन गैस में, विच इज़ रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर, और दोबारा कहाँ पे चली जाती है, एटमॉस्फेयर में। देखो नाइट्रोजन कहाँ से ली थी, एटमॉस्फेयर से ली थी, फिर वो चली गई सॉइल के अंदर, फिर सॉइल से फिर से वो प्लांट के अंदर,
प्लांट से फिर से वो दोबारा एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इस तरह से ये पूरा एक साइकिल जो है वो रिपीट करता रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो मेन काम आपको समझ आना चाहिए कि जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन की मात्रा है वो कांस्टेंट रहती है। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन है, ठीक है ना, तो वो फिक्स रहती है, 78% जो है वो फिक्स रहेगी। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 2। आई होप आप लोगों को समझ लग गया होगा। फिर भी किसी चीज़ की दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।